नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और चू चू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे कोई भी गंभीर बीमारी किसी भी व्यक्ति को डायग्नोस हो, तो उसकी रूह कांप जाती है, उसे परेशानी होने लगती है, वो डर जाता है। लेकिन कैंसर एक ऐसा शब्द है, जो सुनते ही आदमी को लगता है कि उसके डेथ सर्टिफिकेट पे किसी ने साइन करके उसको थमा दिया है। वो परेशान हो जाता है और आधी अपना संघर्ष, आधी अपनी लड़ाई वैसे ही हार जाता है। क्यों इतनी परेशानी होती है? क्या है ये बीमारी? क्या ये डेथ सर्टिफिकेट होता है? इससे बचने के कोई चांस भी होते हैं? आम आदमी क्यों इस बीमारी को सुनते परेशान हो जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आम आदमी के दिमाग में होते हैं, उसके मन मस्तिष्क में होते हैं। इन सवालों का जवाब करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल समैया। डॉक्टर अतुल समैया देश के एक जाने-माने कैंसर सर्जन हैं, जो इन दिनों भोपाल में हैं। पहले आपने एम्स में काम किया है, आप एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रहे हैं। फिर इसके बाद आप जो भोपाल चले गए मध्य प्रदेश में और वहाँ पे बंसल अस्पताल में कार्यरत हैं। आप पूरे मध्य भारत के जाने-माने कैंसर विशेषज्ञ हैं और आपकी जो विशेषता है कि आपकी जो ऑपरेशन करने की ताकत है, वो बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो डॉक्टर अतुल समैया आज हमारे साथ हैं, वे आपकी तमाम शंकाओं, कुशंकाओं का जवाब देंगे, आपकी बहुत सारी परेशानियों के बारे में बताएँगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल समैया। डॉक्टर अतुल समैया, आपका स्वागत है चू चू की गप्पों में। नमस्कार आलोक मोहन जी। डॉक्टर अतुल समैया, हम सबसे पहले आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि कैंसर शब्द में ऐसा क्या है कि नाम सुनते ही आदमी की रूह कांप जाती है? देखिए कैंसर को लेके अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। आज से यदि हम 25 से 30 साल पहले कैंसर की बात करते तो निश्चित रूप से हमारे पास इलाज की सीमाएं थी। हमारे पास जो ट्रीटमेंट थे वो लिमिटेड थे और इस वजह से बहुत सारे लोग जो कैंसर से ग्रसित होते थे वो असमय काल के ग्रास में समा जाते थे। किंतु पिछले 3 दशकों में कैंसर को लेके काफी प्रगति हुई है, कैंसर के इलाज को लेके प्रगति हुई है। समाज में अवेयरनेस बढ़ने से हम इनको शुरुआती स्टेज में पकड़ पा रहे हैं। तो अब कैंसर वैसा डेथ सेंटेंस नहीं रहा, जैसे हम कहते थे ये कैंसर एक डेथ सेंटेंस है, आपने भी बोला। अब ऐसा नहीं है, पर अभी भी समाज में जो भ्रांतियाँ या ये कह सकते हैं कि जो मान्यताएँ हैं या फिर कैंसर को लेके जो गलतफ़हमियाँ हैं, उसकी वजह से लोग अभी भी बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कैंसर के डायग्नोसिस के साथ और उनको लगता है कि अब हमारे पास जो जीवन का समय है बहुत कम बचा है। पर अब स्थितियाँ बदल गई हैं। कैंसर को लेके हमें जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और एक आप अच्छा प्रयास आप अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर कितने प्रकार का होता है? सबसे खतरनाक कौन सा होता है और सबसे ज्यादा कौन सा होता है? देखिए कैंसर यदि हम बोलें तो सारे ही कैंसर खतरनाक होते हैं और पर हर कैंसर की अपनी एक विशिष्टता होती है और हर कारण का कैंसर अलग तरह से होता है। कैंसर एक तरह से 100 तरह की बीमारियों का समूह है। कैंसर एक कॉमन वर्ड है, पर ये 100 तरह के कैंसर को समाहित करके चलता है। अब लंग कैंसर है जो ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, महिलाओं में ओवेरियन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर है। हर तरह के कैंसर है, हर कैंसर की अपनी एक अलग विशिष्टता होती है या हम कह सकते हैं कि अलग तरीके से हर कैंसर कैरेक्टराइज करता है। इस वजह से किसी भी कैंसर को हम ये नहीं बोल सकते कि ये कम खतरनाक है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये कैंसर ज़्यादा खतरनाक है। यदि हम कैंसर को पहली या दूसरी अवस्था में या स्टेज जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, पहचान कर लेते हैं तो लगभग-लगभग सभी कैंसर्स की जो परिणाम है 80 से 90% तक कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। किंतु क्या होता है कुछ कैंसर जैसे लंग का कैंसर है, उसका जो लक्षण जब व्यक्ति के पास आते हैं तो सामान्यतः वो 3rd स्टेज या 4th स्टेज पे पता चलता है। इसी तरह पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाज या हेपेटोबिलियरी कैंसर, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज के जो कैंसर हैं, पहली और दूसरी अवस्था में पता कर चलते हैं तो उनका भी लगभग-लगभग ठीक होने की संभावनाएँ 80% तक रहती हैं। किंतु अनफॉर्च्यूनेटली उनके जो लक्षण हैं, शुरुआती लक्षण पहचान में नहीं आते हैं। कई बार हम गैस को मान लेते हैं, कई बार हम खाँसी को टीबी की तरह ट्रीट करते हैं, वज़न कम होने को अपनी डाइट या एजिंग के साथ रिलेट कर लेते हैं। तो इन लक्षणों को यदि हम अनदेखा करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर कैंसर पैनक्रियाज के हों, लंग्स के हों, ये हमें चौथी अवस्था में पता चलते हैं या तीसरी अवस्था में पता चलते हैं। इस वजह से इस कैंसर को हम ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं। डॉक्टर अतुल समैया, आपने जो बात की, हम चाहते हैं आप हल्का से इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, क्योंकि जब मैं लोगों से बात कर रहा था कि हम डॉक्टर अतुल समैया से बात करने वाले हैं, आपके क्या सवाल हैं, बहुत सारे लोगों से जो हमने बात की, तो उनने ज्यादातर लोगों ने
लंग कैंसर के बारे में बात की, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की कि डॉक्टर साहब से इन 2 कैंसर्स के बारे में आप ज्यादा सवाल पूछिएगा। तो आप इस शुरुआती लक्षणों की आपने बात की, इस बात को हमारे दर्शकों को बताइए कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कैसे इन्हें पहचाना जा सकता है, अगर आप लंग कैंसर की बात करते हैं तो? हम जनरली एक शुरुआती लक्षण हर कैंसर के अलग-अलग हो सकते हैं, पर एक आप कॉशन वर्ड का यूज़ करते हैं। यदि हम कॉशन अंग्रेजी का लेते हैं, तो सी फॉर चेंज, चेंज इन हैबिट्स। यदि आपकी किसी तरह की रोज़मर्रा या दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम सीरियसली लेना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति के पखाने से ब्लड पास हो रहा है, या यूरिन पास करते समय रेड कलर का यूरिन आ रहा है, या किसी को पहले 2 बार मोशन पास करने जाता था, अचानक से अब उसको लगता है या तो बार-बार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगा है। तो यदि ये लक्षण चेंज इन हैबिट्स यदि आते हैं किसी के, तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। दूसरा, अल्टर्ड चेंज इन साइज ऑफ मोल। यदि किसी को कोई मसा है, कहीं कोई छाला है, तो जो लंबे समय से कई बार बोलते हैं कि लोग बाग ये हमारे पास से मसा तो हमें बहुत दिनों से, या ये गठान बहुत दिनों से है। पर यदि उस गठान की साइज में कोई परिवर्तन है, या उसमें इचिंग होने लगी है, ब्लीडिंग होने लगी है, या उसकी साइज बढ़ रही है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। यदि किसी का वेट अचानक से हमें कई लोग तो वेट लॉस इंटेंशनली करते हैं आज, क्योंकि समाज में मोटापा भी बढ़ रहा है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जिसका हमें कोई समझ नहीं आ रहा है किस कारण से, ना हमारी डाइट कम हुई है, ना अचानक भूख लगना कम हो गया है। तो इस तरह से यदि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, तो स्पेशली लंग कैंसर के लिए, कोलन कैंसर के लिए ये लक्षण हो सकते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो? ब्रेस्ट अब कैंसर के ब्रेस्ट बारे में बहुत कैंसर, सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आज हमारे यहाँ महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर में जनरली जो साइंस होता है, अर्ली लंप यानी कि गठान, किसी तरह की गठान यदि किसी मरीज को या महिला को महसूस होती है, तो वो कैंसर की हो सकती है। हालांकि 80% गठानें कैंसर की नहीं होती हैं, केवल 20% गठानें कैंसर की होती हैं। पर हमें सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये गठान कैंसर की या नहीं। ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करने से पता चलेगा। तो यदि स्तन में किसी तरह की गठान हो रही है, तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता और उसको टेस्ट कराने की जरूरत है। दूसरा होता है, जब एडवांस स्टेज पे आता है, तो कुछ लोगों को स्किन टेथर्ड हो जाती है। स्किन टेथरिंग का मतलब स्किन जो हमारे ऑरेंज का जो पील होता है या संतरे का छिलका होता है, उस तरह की थिकनिंग आ जाती है। पर ये थर्ड स्टेज के साइंस है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी कुछ पेशेंट्स में निपल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। यदि रेडिश कलर का निपल डिस्चार्ज सिंगल डक्ट या 1 या 2 डक्ट साइड सापोर से आ रहा है, तो वो भी कैंसर के साइन हो सकते हैं या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बहुत अधिक कैंसर को लेके हम सचेत हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 80 से 90% कैंसर को महिलाएं स्वयं पहली या दूसरी अवस्था में पकड़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, जो सबसे ज्यादा सवाल और मुझसे पूछे गए आपसे पूछने के लिए, वो था क्या पान खाने से, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है? और जो सो उसमें एक विशेष प्रकार का सवाल जो ज्यादातर लोगों ने पूछा, क्या पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर होता है? क्या आपका दोस्त या आपका पति पी रहा है और आप बैठे हैं सिगरेट के बाजू में, तो क्या आपको भी कैंसर हो सकता है? जी। ये 2 हैं। गुटखा खाने से, कुछ लोग कहते हैं मैं तम्बाकू नहीं खाता हूँ, पर किसी तरह का भी गुटखा खाते हैं आप, जो सुपारी होती है वो भी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर के कारण होता है। तो गुटखा, पान, तम्बाकू, ये सारे कैंसर के कारण बनते हैं। यदि हम आपने सेंट्रल इंडिया में उनके कैंसर सबसे कॉमन होते हैं, और उसकी एक मुख्य वजह है हमारे यहाँ जो गुटखा खाने की या तम्बाकू खाने की जो आदत है, वो बहुत ज्यादा है। जगह-जगह पे पान की दुकान है, और पान की दुकान जो चाय, एक चर्चा का माहौल बन जाता है, और उस चर्चा के माहौल में लोग पान गुटखा खाने के लिए जाते हैं। ये गुटखा जो है सबसे खतरनाक है, जो क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। तो तम्बाकू, सुपारी और गुटखा, चाहे आप तम्बाकू वाला खाते हैं, बिना तम्बाकू वाला खाते हैं, पान, ये सभी कैंसर के कारण बन सकते हैं, और मुंह के कैंसर के 80 से 85% कारणों में यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि हम स्मोकिंग की बात करते हैं, तो स्मोकिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें 400 तरह के केमिकल्स होते हैं। जो स्मोक निकलता है सिगरेट का या बीड़ी का, उसमें 400 तरह के केमिकल्स होते हैं, और वो कैंसर की वजह बनते हैं। और कैंसर की वजह उसमें सबसे कॉमन लंग कैंसर होता है, पर मुंह से लेके थ्रोट, मुंह, आहार नली, स्टोमक, ब्लैडर यानी पेशाब की थैली, किडनी, ये सारे कैंसर स्मोकिंग से हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो केमिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और ये कैंसर के कारण बनते हैं। तीसरा आपने प्रश्न पूछा था पैसिव स्मोकिंग। लगभग लगभग
15% लंग कैंसर वैसे भी स्मोकिंग की वजह से होते हैं, कि घर में कोई और व्यक्ति स्मोकिंग करता है। कई बार हम कहते हैं हमारे तो स्मोकिंग नहीं की, और पेशेंट बड़ा सरप्राइज होता है, डॉक्टर साहब हमने तो कभी स्मोकिंग नहीं की, ये तो महिलाएं हमारे घर में स्मोकिंग ये करती नहीं है। पर जब आप डिटेल हिस्ट्री पूछते तो पता चला उनका घर में पति, उनके घर के बच्चे, उनके सामने कई बार स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो वो सेकंड हैंड स्मोकिंग होती है। और एक आजकल नया कंसेप्ट आया है थर्ड हैंड स्मोकिंग। थर्ड हैंड स्मोकिंग का मतलब होता है जो एसेज होते हैं, जो गिर जाती हैं स्मोकिंग के बाद, जो आप उसको बुझाते हो और फिर उसके घर के लोग सफाई करते हैं, तो उन एसेज से भी लगभग 4 से 5% कैंसर हो सकता है। तो थर्ड हैंड स्मोकिंग भी 4 से 5% लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर साहब, थर्ड हैंड स्मोकिंग का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे दर्शक निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक सवाल है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपसे कैसे पूछा जाए, लेकिन ये बार-बार मेरे पास आया है कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? अब चूंकि आपने इतने प्रकार के कैंसर बताए तो उसको मैं कैसे पूछूं, लेकिन मैं सीधा ही पूछ लेता हूं कि लोगों ने लिखा है कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, आज भी जो यदि आप पहले देखते हैं, यदि मैं यूएस की बात करता हूँ, तो यूएस की पॉपुलेशन लगभग 32 करोड़ है और वहां पे लगभग 22 लाख कैंसर प्रतिवर्ष नए कैंसर होते हैं। नए कैंसर के जो मरीज होते हैं लगभग 22 लाख के आसपास होते हैं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1 करोड़ 100 करोड़ 50 मतलब 1.5 बिलियन के आसपास हो गई है, 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो यहाँ पे जो कैंसर का अभी भी इंसिडेंस है 16 लाख के आसपास है पर ईयर। पर यदि हम इसको देखते हैं कि रैपिडली राइजिंग है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, और उसकी वजह है कि हमारा जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, जो अपनी आदतों को या हम अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए जिस तरह से हम वेस्टर्न हैबिट्स को अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कैंसर की एक प्रमुख वजह है। कैंसर को हम 80% केसेज में लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज से मतलब है लगभग 40 से 50% कैंसर हमारी आदतों की वजह से होते हैं। उसमें स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, पान मसाला, अल्कोहल। इवन 1 पैक पर डे ऑफ अल्कोहल इज नॉट सेफ। आजकल आप देखते हैं बच्चे पब जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और एंजॉयमेंट के नाम पे अल्कोहल की जो लेने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। तो एक अल्कोहलिज्म भी कैंसर के लिए एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। तो ये 40 से 50% कैंसर को तो हम केवल इन आदतों से बच के रोक सकते हैं। लगभग 25 से 30% कैंसर हमारी अनहेल्दी डाइट और वेट से रहते हैं। अनहेल्दी डाइट में हम सबको पता है कि हमारे आजकल बच्चे जंक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जंक फूड अट्रैक्ट करता है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि जब टीवी पे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं। तो एक जंक फूड है, इसमें आपके सारे तरह के एनर्जी ड्रिंक शामिल हैं, पिज्जा बर्गर शामिल है, क्योंकि इसमें चीज बहुत होता है, बहुत सारी स्पाइसेज होती हैं इस तरह से। तो वो सारे कहीं ना कहीं हमारे वेट को बढ़ाते हैं। जब ये वेट गेन होता है तो वेट गेन बढ़ की बजाय भी कैंसर होती है। वेट गेन का मतलब है हमारी सेल्स जो हैं ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं तभी वेट गेन होगा। जब ये सेल ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं तो कहीं ना कहीं जब इन पे जो इनहिबिशन या जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन के कैंसर के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। तो 25 से 30% कैंसर को अपनी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करके और अपने वेट को कंट्रोल करके रोक सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को लेके भी वेस्टर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी डिंग्स, आप चूंकि महानगर में रहते हैं तो एक डिंग्स का कंसेप्ट है, डबल इनकम नो किड्स। तो जो जितनी हम लेट प्रेगनेंसी करते हैं, जितने कम बच्चे करते हैं, उतना कैंसर का रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी वजह हैं जहां हम वेस्टर्न कल्चर को अंधाधुंध फॉलो करने लगे हैं। उनकी अच्छाइयों को मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा जब भी टॉक शो होते हैं, टीवी शो होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ हमने उनकी सारी गंदगी ले ली। मैं इसको गंदगी ही बोलता हूँ, सारी गंदगी ले ली कि वो शराब पीते हैं तो हम भी पियेंगे, वो स्मोकिंग करते हैं तो हम भी करेंगे, उनके मल्टीपल पार्टनर से हम भी करेंगे। पर उनकी जो अच्छाई है, जो पंक्चुअलिटी है, जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, उसको हम नहीं अपना पाते। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो रॉन्ग हैबिट्स हैं उनको अपनाने की वजह भी 75% से 80% तक कैंसर की वजह है। डॉक्टर साहब, जो छोटे शहर हैं, जो मझोले शहर हैं, जहाँ पे कैंसर सर्जन नहीं होते हैं, वहाँ पे अगर हमारे दर्शक हैं तो वो जानना चाहते हैं आपसे कि कैंसर की शुरुआत तो आपने बताई, सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन इसकी शुरुआती जांचें कहाँ हो सकती हैं? इसकी कौन सी जांचें इनसे पता लगता है कि कैंसर है? उन्हें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, कैंसर हम आपको मोटे तौर पे 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है ब्लड से संबंधित कैंसर, एक होता है आपका सॉलिड ऑर्गन कैंसर। सॉलिड ऑर्गन मतलब लंग, लीवर, बोन्स,
तो ब्लड कैंसर का जो सिंपल टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट होता है, और उसमें जनरली 2 तरह के, एक एक्यूट ल्यूकेमिया होता है और एक क्रॉनिक होता है। तो किसी व्यक्ति को यदि अनएक्सप्लेन्ड फीवर आ रहा है, 1 महीना हो गया, 20 दिन हो रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति को, या शरीर में कई जगह पे गठाने फील हो रही हैं, तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट हमें कई बार कैंसर के इंडिकेट कर देता है, जो सीबीसी कहते हैं हम, पेरिफेरल स्मीयर विद सीबीसी। बाकी ऑर्गन्स के जो सिम्पटम्स हैं, उस सिम्पटम्स के आधार पे हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अलग-अलग डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं, पर जनरली जो हम कहते हैं कि इस कैंसर को लेके सबसे ज्यादा अवेयर हमारे, ब्लड कैंसर की हम बात ना करें, क्योंकि ब्लड कैंसर केवल 10% कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 90% कैंसर सॉलिड ऑर्गन्स रहते हैं। तो जो सर्जन होता है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, क्योंकि छोटे शहरों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी नहीं होता है, तो जो सर्जन होता है जनरली, चाहे वो ईएनटी सर्जन हो या जनरल सर्जन हो, वो कुछ हद तक कैंसर की जांचें, बेसिक जांचें कर सकता है, कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। डॉक्टर साहब, कैंसर का क्या इलाज है पूछा गया, लेकिन ये तो टेक्निकल विषय होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ सहज भाषा में हमारे दर्शकों को बता सकें कि कैंसर का क्या इलाज है। देखिए, कैंसर की 3 तरह से इलाज किया जाता है। एक होता है सर्जरी, दूसरा होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में अब और एडवांस हो गया, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तीसरा होता है रेडियोथेरेपी। तो ये 3 विधाएं हैं, तीनों अलग-अलग कैंसर में अलग-अलग तरीके से यूज होती हैं। ज्यादातर सॉलिड कैंसर जो होते हैं, सॉलिड कैंसर्स में ज्यादातर केसेज में या तो सर्जरी की जाती है, या कुछ केसेज में रेडियोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी जनरली ब्लड कैंसर्स के लिए यूज होती है, पर कैंसर को वापस आने के रोकने के लिए, वापस आने से रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कि फ्यूचर रिस्क को कम किया जा सके, इसके लिए कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ये सारी जो विधाएं हैं, 3 फील्ड होती हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो तीनों के अलग-अलग एक्सपर्ट होते हैं, और जनरली आज कैंसर का इलाज मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्जरी की जरूरत होती है, कुछ लोगों को रेडियोथेरेपी की जरूरत होती है, बहुत सारे लोग कीमोथेरेपी की जरूरत होती है। तो ये सारे लोग बैठ के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पैथोलॉजिस्ट का, क्योंकि फाइनल डायग्नोसिस जो होता है वो पैथोलॉजी से ही आता है। तो बहुत सारे लोग वरीड होते हैं कि बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा, और इस चक्कर में पहली स्टेज के कैंसर को चौथी स्टेज तक जाने देते हैं। तो बायोप्सी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी तरह हमारी रेडियोलॉजी में सिटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारे जो टूल्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कैंसर के डायग्नोसिस और स्टेज को पता करने के। पर जो डायग्नोसिस है, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होता है हमारे ब्लड कैंसर का बायोप्सी। और बायोप्सी को लेके इतना ज्यादा लोगों में भ्रम फैला हुआ है, या मिथ फैली हुई है कि कैंसर की यदि हम बायोप्सी कराएंगे, कैंसर चौथी स्टेज में बदल जाएगा। जनरली होता क्या है कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज में ये लोग इग्नोर करते हैं, तीसरे स्टेज में जब बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, चौथी स्टेज में तब आके डॉक्टर के पास दिखाते हैं। जब हमारे पास दिखाते हैं, हम बायोप्सी करते हैं, अब वो स्टेज, हम तो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी ऐसे देता हूँ कि पहली से दूसरी और तीसरी और चौथी स्टेज में, जब जैसे गियर में गाड़ी जाती है तो चौथी से पांचवी में बड़ी फास्ट जाती है, और पहली से तीसरी तक जाने में टाइम लगता है। तो जब चौथी स्टेज पे हम बायोप्सी करते हैं उसकी, तो नेचुरली वो ऑलरेडी बहुत फास्ट स्टेज या रैपिड स्टेज में जा रहा है, और उनको लगता है कैंसर बायोप्सी से फैल। जी डॉक्टर साहब, आपके पास समय कम है, मेरे पास सवाल ज्यादा है, तो मैं 2-2, 3-3 सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ। तो ये 3 सवाल मैं एक साथ आपसे पूछा हूँ। लोगों ने पूछा, क्या कैंसर का इलाज संभव है? दूसरा, इसका इलाज कितने दिन तक चलता है? और क्या इसका इलाज बहुत महंगा है? सबसे पहले तो कैंसर का यस, इलाज संभव है। इलाज तो चौथी स्टेज में भी संभव है, और आज हम बहुत सारे चौथी स्टेज के कैंसर्स को भी, जो पहले लाइफ 8 से 10 महीने होती थी, अब 3 से 4 साल तक हम चौथी स्टेज के कैंसर को भी कंट्रोल करके रख रहे हैं। यदि हम पहली स्टेज की बात करते हैं तो 100 में से 90% कैंसर ठीक हो जाते हैं। यदि हम दूसरी स्टेज की बात करते हैं तो 70 से 90% कैंसर ठीक हो जाते हैं, और तीसरी स्टेज की बात करते हैं तो 40 से 60% तक कैंसर ठीक हो जाते हैं। तो ये क्योरेबल है, कैंसर इनक्योरेबल नहीं है। दूसरा, कैंसर का इलाज महंगा है। देखिए, जो आधुनिक जो मेडिसिन हैं या जो टेक्निक्स हैं, वो हर टेक्निक एक कॉस्ट को लेकर आती है। आज हम रोबोट की बात करते हैं, लेप्रोस्कोपी की बात करते हैं, दूरबीन पद्धति से इलाज की बात करते हैं, ये सारी मशीनरी महंगी आती है। यदि मशीनरी महंगी होती और हमारी सरकार की तरफ से भी, जैसे रेडियोथेरेपी की मशीन की हम बात करें, 38% टैक्स है उस मशीन के ऊपर। तो यदि इस तरह के जब टैक्सेशन होते हैं, तो नेचुरल है, वो कोई भी जो कैंसर सेटअप बनाता है, सरकार को छोड़ दें, कोई भी प्राइवेट पार्टनर या कोई भी ट्रस्ट यदि उस अस्पताल को बनाती है, तो वो कॉस्ट पेशेंट से ही वसूली जानी है। दवाइयां हैं, उन पे भी
30 से 30% तक 28% कई जगह पर जीएसटी है, कई जगह पर जो इम्पोर्ट होती है उनमें कस्टम ड्यूटी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बेसिक जो नए मॉलिक्यूल्स हैं उन पर रिसर्च कम है, तो ये सारे इम्पोर्ट किए जाते हैं शुरुआती दौर में, और जब तक उन पर पेटेंट होता है वो दवाइयां महंगी होती हैं। इसलिए बहुत सारी जो इम्यूनोथेरेपी है, आज पेटेंटेड ड्रग है, उसकी वजह से इम्यूनोथेरेपी बहुत महंगी है, 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का इलाज पड़ता है। पर हमें ये समझना इसमें साथ में जरूरी है कि हर मरीज को इम्यूनोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है, और इम्यूनोथेरेपी का भी एक बेनिफिट है। जैसे हमें कहीं जाना है तो मारुति कार भी पहुंचाएगी और मर्सिडीज कार भी पहुंचाएगी, पर यदि एक्सीडेंट होता है तो मर्सिडीज हमारे लिए ज्यादा सेफ। आज हम मरीज से हम बात करते हैं, हम उसको ये ऑप्शन नहीं दे सकते हैं कि भाई आपको मारुति कार से ही जाना, हम सारे ऑप्शन देंगे, भाई आपका पॉकेट जो अलाउ करता है आप उस पॉकेट से इलाज कराइए। हो सकता है 10% कम चांसेज हो आपके ठीक होने के, पर 70% तो तब भी है। तो लोग इस वजह से कि हमारा इलाज ही नहीं हो सकता और हम इम्यूनोथेरेपी के लिए अपने घर बैठ के लिए हम चले जाते हैं, वो भी एक गलत अप्रोच है। और इसमें हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को हम लोग कई बार गाइड करते हैं, हमारे कुछ प्रोफेशनल मिसगाइड भी करते हैं, बट जनरली गाइडेंस ये होता है कि भाई ये इलाज है, इस इलाज का खर्च इतना है, इस इलाज का इतना खर्च है, आप ये कराएंगे तो ये चांसेस है। पर मरता क्या ना करता, उस चक्कर में लोग बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं जिसका बेनिफिट 4 से 5% है। उस 4 से 5% को पाने के लिए हम 80 से 90% पैसा उस पर खर्च करते हैं। डॉक्टर साहब, इस इलाज के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए, हर इलाज जो आप रोड पर चलते हैं तो एक्सीडेंट का रिस्क होता है, तो हर कैंसर के अपने ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो। पर सामान्य तौर पे इनके जो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। ज्यादातर केसेस में 6 से 8 महीने में ये रिकवरी शुरू हो जाती है यदि बहुत डैमेज हुआ है। जो टाइम ऑफ कैंसर, आपने एक सवाल और पूछा था कि ट्रीटमेंट टाइम क्या होता है, वो डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज के ऊपर। कैंसर में आपने कीमोथेरेपी देना है, रेडियोथेरेपी देना है। सामान्य तौर पे हम ये मानते हैं कि ज्यादातर कैंसर के ज्यादातर स्टेज में जो 4 से 6 महीने में इलाज पूरा हो जाता है। स्टेज 4 कैंसर की बात अलग है, क्योंकि उसमें कैंसर लगातार चलता रहता है, वो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हम कैंसर को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे ठीक नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछा गया, क्या कैंसर फिर से हो सकता है और उसकी निगरानी कैसे करें? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार लोग कैंसर का इलाज कराने के बाद वापस फॉलोअप में नहीं आते। जैसा कि मैंने बोला कि पहले की स्टेज पे 100 में से 90 लोग ही ठीक होते हैं, 10% कैंसर वापस आते हैं। दूसरे स्टेज पे 20 से 30% कैंसर वापस आते हैं। कुछ नए कैंसर होते हैं, कुछ उसी कैंसर की पुनरावृत्ति होती है। तो इसके लिए पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप में बुलाया जाता है। शुरुआती दौर में 1 से 3 महीने के अंदर होता है, 2 साल तक। उसके बाद फिर 6-6 महीने में फॉलोअप किया जाता है, और 5 साल के बाद जनरली वंस इन ईयर होता है। हम ये मान के चलते हैं 5 साल यदि कोई व्यक्ति जिंदा है कैंसर के इलाज के बाद, तो 98-99% चांसेस है अभी कैंसर वापस नहीं आए। डॉक्टर साहब, जिनको भी कैंसर होता है वो अपने अलग-अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन चूंकि आप इतने अनुभव वाले हैं इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिन मरीजों को कैंसर हो जाता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उनके डॉक्टर्स इलाज कर रहे होंगे उनका, लेकिन उनको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? आपका क्या कहना है? देखिए, सावधानियां तो सबसे जरूरी है, क्योंकि कैंसर का एक लंबा इलाज है, खर्चीला इलाज है, जैसा कि आपने मेंशन किया। सबसे पहले सावधानी है पॉजिटिव माइंडसेट। जो व्यक्ति पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं, उनका जो आउटकम होता है ट्रीटमेंट का, और रिलैप्स के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। ट्रीटमेंट आउटकम बेहतर होता है और वापसी आने के चांसेस कम हो जाती है। तो सबसे पहला जरूरी है खुद को पॉजिटिव रहना। दूसरा है फैमिली को पॉजिटिव रहना, और यहाँ वहां की बातों पर विश्वास नहीं करना। तीसरा होता है कि कई बार कैंसर की जो ओपिनियंस होती है वेरी करती है, तो आप यदि कन्विंस नहीं है तो आपको दूसरी और तीसरी ओपिनियन लेना चाहिए। जहां दो ओपिनियन एक जैसी मिलती हैं वहां कराना चाहिए। तीसरा, कैंसर के लिए मैं बोलूंगा कि जो इलाज है कोशिश करना चाहिए कि लोकल ट्रीटमेंट आप ज्यादा कराएं। भले आप ओपिनियन महानगरों से ले सकते हैं, आजकल टीवी और इंटरनेट का जमाना है। जो चीज आज अमेरिका में होती है उसकी उसी सेकंड में वो इंटरनेट पे अवेलेबल होके भोपाल या सागर का जो व्यक्ति है उसके पास भी अवेलेबल होती है वो जानकारी। तो जो कैंसर का ट्रीटमेंट, क्योंकि लंबा इलाज होता है, महानगरों में खर्च भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनकी अपनी अपने कॉस्ट होते हैं। अपने घर के निकट रह के जितना आप इलाज कर सकते हो, जहां पे कैंसर की सारी सुविधाएं हैं, जिस सेंटर पे, वहां पे इलाज कराना चाहिए। तीसरी सावधानी है हमारे खान पान को लेके, कि जब आप कैंसर का इलाज चलता है तो उस समय हमारे खान पान को लेके हमें एक हेल्दी डाइट रहना चाहिए। योग और मेडिटेशन ये बहुत हेल्पफुल होते हैं कैंसर की रिकवरी में।
तो व्यक्ति को जो भी कैंसर ग्रसित हैं उनको योग और मेडिटेशन जब वो उस कंडीशन में होते हैं इसको नियमित अभ्यास में लाना चाहिए। और डाइट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज की जो डाइट है हमारी आर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड या पेस्टिसाइड युक्त होती है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम क्लीन नीट और हो सके तो ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जाएं, ये हमें बहुत हेल्प करेगी। डॉक्टर साहब, इतना कम समय था फिर भी आपने इतने महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। हम अपने पूरे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, जताते हैं, धन्यवाद देते हैं। और चूं चूं की गप्पों को देखने वाले हजारों लाखों दर्शकों में से किसी एक की जीवन भी अगर आपके इस इंटरव्यू से बच गया तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक रहा। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और आप तो वैसे भी डॉक्टर्स को हम फरिश्ता मानते हैं। आपकी फरिश्ताई सलाह से कोई आदमी की जान बचती है, कोई अर्ली डिटेक्शन होता है, वो अपना इलाज जल्दी करता है। तो हम तमाम दर्शकों की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, सो मच। नमस्कार। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू वेरी मच।